रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय एल्गिन में बहुत जल्द एक मिल्क बैंक का निर्माण होने वाला है, जिसके जरिए कुपोषित बच्चों को भी मां का दूध नसीब हो पाएगा। मध्य प्रदेश में पहला प्रयोग जबलपुर में होने वाला है। 8 लाख रुपए राशि इसके लिए सरकार ने आवंटित की है। केवल स्टे ब्रिज की राह में आ रही बाधाओं को हटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। मदन महल रेलवे स्टेशन से दुर्गा मंदिर तक 29 निर्माणों को हटाया जा रहा है। इसके लिए 28 करोड़ रुपए मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद हेमू कलानी को उनकी शहीदी दिवस पर याद किया गया। कैंट विधायक अशोक रोहानी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और सिंधी समाज के युवाओं ने शहीद हेमू कलानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके बलिदान को याद किया। जीसीएफ न्यू कॉलोनी के रहवासी क्षेत्र में तेंदुए की दहशत बरकरार है। इलाके में तेंदुए की बढ़ती सक्रियता से दहशत का ऐसा माहौल है कि लोग दिन में भी कॉलोनी और सड़कों पर निकलने से बच रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान पूरे समय सड़क पर रहने वाले सफाई कर्मचारियों को अब महामारी और आपदा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। होमगार्ड कार्यालय में आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी सफाई मित्रों को महामारी और आपदा के समय कैसे अपनी और आसपास के लोगों की जान बचा सकते हैं, इसके लिए प्रशिक्षित और जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मास्क लगाने के प्रति कोताही बरत रहे राहगीरों और वाहन चालकों पर पुलिस और प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वाले और वाहन सवारों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। हिंदू टाइगर फोर्स की महिला सदस्य पर एक लापता युवती के परिजनों द्वारा अनर्गल आरोप लगाए जाने की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे संगठन के सदस्यों ने इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की है। श्रीनाथ की तलैया में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थल और उद्यान के हालात बद से बदतर हो गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आसपास और उद्यान में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नई शराब नीति के कारण महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में इजाफा होगा, ये आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस सदस्यों ने मांग की है कि इस नीति को जनहित में वापस लिया जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। एल्गिन हॉस्पिटल में बनेगा मिल्क बैंक। प्रदेश का पहला मिल्क बैंक होगा जबलपुर में। वंचित बच्चों को मिलेगा मां का दूध। कोरोना महामारी के बीच सड़कों पर सफाई का काम करने वाले सफाई मित्रों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। होमगार्ड कार्यालय में आपदा प्रबंधन की टीम सफाई कर्मचारियों को आपदा से निपटने और कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का दे रहे प्रशिक्षण। और जीसीएफ न्यू कॉलोनी में तेंदुए की दहशत बरकरार। दिन में भी सड़कों पर पसरा सन्नाटा, आवाजाही करने से भी डर रहे हैं लोग। रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय एल्गिन में बहुत जल्द एक मिल्क बैंक का निर्माण होने वाला है, जिसके जरिए कुपोषित बच्चों को भी मां का दूध नसीब हो सकेगा। मध्य प्रदेश में पहला प्रयोग जबलपुर में किया जाने वाला है। 8 लाख रुपए की राशि इसके लिए सरकार ने आवंटित की है। प्रसूति महिलाओं से जुड़ी एक बड़ी समस्या का निवारण एल्गिन हॉस्पिटल में होने वाला है। यहाँ सरकार की मदद और 8 लाख रुपए की लागत से एक मिल्क बैंक बनाया जाने वाला है, जिसके जरिए ऐसे बच्चों को भी दूध नसीब हो पाएगा जिन्हें मां का दूध नहीं मिल पाता है। पूरा मिल्क बैंक आधुनिक मशीनों से युक्त होगा। जिन प्रसूति माताओं के शरीर में दूध अधिक बनता है तो वह इस मिल्क बैंक के लिए डोनर की भूमिका निभाएंगी। गर्भवती महिलाएं अस्पतालों में भर्ती होती हैं और जब उनकी प्रसूति हो जाती है तो प्रसूति के बाद बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके स्तन में ज़रूरत से ज़्यादा दूध बनता है, जिससे उन्हें दर्द तकलीफ होती है, यहाँ तक कि मवाद भी बनता है। इसी के विपरीत कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके स्तन में बहुत कम दूध बनता है, जिससे उनके बच्चों को पर्याप्त दूध नहीं मिल पाता है। तो सरकार के संज्ञान में ये बात आई तो सरकार ने फिर एक मिल्क बैंक की स्थापना का जो एक प्रोजेक्ट है वो लिया है। उसके लिए मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन चिकित्सालय का चयन किया गया है। इस मिल्क बैंक को 6 महीने में तैयार करने के लिए निर्देश दिया गया है। जगह का चयन कर लिया गया है, 6 महीने में उसको तैयार करना है। बहरहाल ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का ये अपने तरह का पहला मिल्क बैंक होगा जो जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है।
केबल स्टे ब्रिज की राह में आ रही बाधाओं को हटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। मदन महल स्टेशन से दुर्गा मंदिर तक 29 निर्माणों को हटाया जा रहा है। इसके लिए 28 करोड़ रुपए का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। मुंबई से बुलाई गई मशीनों के जरिए मदन महल स्टेशन से दुर्गा मंदिर तक के 29 निर्माणों को हटाया जा रहा है ताकि केबल स्टे ब्रिज का निर्माण हो सके। 300 मीटर लंबे एवं 20 मीटर चौड़े क्षेत्र से 29 निर्माण हटाए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस कार्य के लिए 1 सप्ताह की समय सीमा रखी गई है। भवन स्वामियों को 28 करोड़ रुपए मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद हेमू कलानी को उनके शहीदी दिवस पर याद किया गया। कैंट विधायक अशोक रूहानी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और सिंधी समाज के युवाओं ने शहीद हेमू कलानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके बलिदान को याद किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेमू कलानी ने मात्र 19 वर्ष की आयु में भारत माता की आजादी के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने 21 जनवरी 1943 को उन्हें फांसी की सजा दी। भारत माता के इस वीर सपूत को शहीदी दिवस के अवसर पर याद करते हुए उनके देश प्रेम को नमन किया गया। अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ादी दिलाने वालों में एक हम अमर शहीद हेमू कलानी जी का आता है और 20 वर्ष की आयु में उन्हें अपनी कुर्बानी देकर देश के लिए समर्पण भाव से अपनी कुर्बानी की थी। आज उनकी जयंती पर उनको नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समाज एवं सामाजिक संस्थाओं ने आज उनको पुष्पांजलि अर्पित की। हम उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आज उनकी कुर्बानी के कारण हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और युवा पीढ़ी नई पीढ़ी उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। देश के लिए उनने 19 वर्ष की आयु में युवा आयु में अपना बलिदान देश के लिए दिया, भारत माता की सेवा के लिए दिया। ऐसे हमारे अमर शहीद हेमू कलानी जी को याद करते हुए उनकी प्रतिमा स्थल पर माला अर्पण किया, जैसे मुख्य अतिथि अशोक रूहानी जी विधायक कैंट उपस्थित थे और भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। जीसीएफ न्यू कॉलोनी के रहवासी क्षेत्र में तेंदुए की दहशत बरकरार है। इलाके में तेंदुए की बढ़ती सक्रियता से दहशत का ऐसा माहौल है कि दिन में भी लोग कॉलोनी और सड़कों पर निकलने से बच रहे हैं। तेंदुए द्वारा जंगली शुकर का शिकार किए जाने की चर्चा भी है, जिससे क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। हालात ये हैं कि लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। जीसीएफ न्यू कॉलोनी सेक्टर 1 और सेक्टर 2 में तेंदुए की आहट से लगातार दहशत का माहौल बरकरार है। हालात ये हैं कि लोगों ने अपने आप को घरों में ही कैद कर लिया है। सेक्टर 1 और सेक्टर 2 को जाने वाले रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। शाम के वक्त तो लोगों ने घरों से निकलना बंद सा कर दिया है। तेंदुए द्वारा क्षेत्र में एक जंगली शुकर का शिकार करने की चर्चा सरगर्म है, जिससे लोगों में दहशत बढ़ गई है। फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मी और वन विभाग का संयुक्त अमला समय समय पर इलाके में गश्त कर स्थिति पर नजर रख रहा है। रहवासी इलाके में रह रहे लोगों से भी सुरक्षा कर्मी सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान पूरे समय सड़क पर रहने वाले सफाई कर्मचारियों को अब महामारी और आपदा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। होमगार्ड कार्यालय में आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी सफाई मित्रों को महामारी और आपदा के समय कैसे अपनी और आसपास के लोगों की जान बचाई जा सके, इसके लिए प्रशिक्षित और जागरूक करने का काम किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सफाई व्यवस्था का कार्य करने वाले सफाई मित्रों को महामारी और आपदा से बचाव के गुर सिखाए जा रहे हैं। जिला होमगार्ड कार्यालय में आपदा प्रबंधन की टीम ने प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के माध्यम से सफाई कर्मियों को कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया गया। साथ ही साथ सफाई मित्रों को CPR तकनीक का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, ताकि महामारी और आपदा के समय अपनी और आसपास के लोगों की जान बचाई जा सके। अगर पैर से नहीं चलता है, हाथ के पल्स को चेक करोगे आप लोग, अगर ये भी नहीं चल रहा है तो उस दौरान
क्या करोगे आप लोग? स्टार्ट द सीपीआर, आपको सीपीआर देना है। जैसे कि कहीं रास्ते में कोई चवट्टे या कहीं चौक में अगर जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं, उस दौरान अगर कोई आदमी चलते चलते सडन अगर उसको माइनर अटैक आ गया, उस समय या बेहोश हो गया, तो उस समय हम इनको सीपीआर वगैरह के जो तरीके होते हैं सीपीआर देने के, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जो तरीका होता है कि आदमी को पुनः जीवित करने का, वो हमने इनको एक अपने आपदा प्रबंधन के तरीके से हमने इनको एक सीपीआर देने का तरीका बताया, जिसमें कि इन्होंने कहा कि नहीं हम लोग कर लेंगे, बचाने की हम लोगों को कोशिश करेंगे। कितने लोग आए हैं कम से कम यहाँ पे अभी 100 लोग हैं सर यहाँ पे प्रेजेंट, और ये सवेरे 10 बजे आते हैं, 11 बजे तक इनका प्रशिक्षण चलता है। उसके बाद में फिर एक टीम इनकी 3 से 4 बजे की आती है। ऐसे पिछले 2 दिनों से आ रहे हैं। आप लोगों को इधर पे प्रशिक्षण दिया गया, क्या बताया गया, किस तरह से क्या? जो यहाँ पे लोगों ने बताया है वो हमने अच्छे तरीके से सीख लिया है। क्या बताया इन लोगों ने? इन लोगों ने बहुत कुछ बताया है, हार्ट के बारे में, ये सब कुछ हमने सीखा है। भूकंप के बारे में है ना, पानी के बारे में बताया, हमने सीखा है, दिमाग में दिया है, कर सकते हैं। 2 दिवसीय कार्यशाला में बड़ी संख्या में सफाई मित्र शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला का उद्देश्य सफाई मित्रों को जागरूक और प्रशिक्षित करना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मास्क लगाने के प्रति कोताही बरत रहे राहगीरों और वाहन चालकों पर पुलिस और प्रशासन ने सख्ती करना शुरू कर दी है। बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वाले और वाहन सवार लोगों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। शासन प्रशासन की अपील के बाद भी मास्क लगाकर घरों से निकलने में लोग कोताही कर रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन सख्ती बरत रहा है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशों के तहत मास्क लगाए बिना दोपहिया और चौपहिया वाहन चलाने वालों व वाहन पर सवार होकर घरों से निकलने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। यातायात विभाग और थाना पुलिस का अमला इसके लिए जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाकर कार्यवाही कर रहा है। चेकिंग लगाई गई है, जिसमें पेपर अधूरे हैं उनको पेपर पूरे करवाने के लिए कहा जा रहा है। बिना हेलमेट जो चल रहे हैं उनको हेलमेट लगा के गाड़ी चलाने के लिए कहा जा रहा है। बिना मास्क वालों को समझाइश की दी जा रही है। ट्रिपल सवारी ना चलें, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात ना करें, साइड में लगा के बात करें और मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। बीते कुछ दिनों में ही पुलिस और यातायात विभाग ने बिना मास्क के वाहन चलाते पाए गए सैकड़ों लोगों पर कार्यवाही करते हुए समन शुल्क वसूल किया है। इस कार्यवाही के दौरान लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी जा रही है। हिंदू टाइगर फोर्स की महिला सदस्य पर एक लापता युवती के परिजनों द्वारा अनर्गल आरोप लगाए जाने की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे संगठन के सदस्यों ने इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की है। संगठन कार्यकर्ताओं ने बताया कि कुछ दिन पूर्व युवती दीनदयाल चौक के पास मिली थी और उसकी मदद करते हुए संगठन की महिला सदस्य उसे अपने घर ले गई थी। हिंदू टाइगर फोर्स की एक महिला सदस्य के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बताया कि कुछ दिन पूर्व एक युवती दीनदयाल बस स्टैंड पर रोती हुई मिली थी, जिसकी मदद करते हुए ये संगठन की महिला सदस्य उसे अपने घर ले गई और उसका स्वास्थ्य ठीक होने पर उसे थाने ले जाया गया, जहां पर पता चला कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट गोहलपुर थाने में दर्ज है। लिहाजा उसके परिजन भी वहां पहुंचे और संगठन की महिला सदस्य पर ही आरोप लगाने लगे। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक महिला की, एक लड़की थी 20-21 साल की, जो कि दीनदयाल बस स्टैंड में बैठी हुई थी, इनकी मदद की है, उनको खाना आना खिलाया और अपने घर ले गई। घर में अपने कुछ दिन रखा इनको, फिर उसके बाद इनके परिवार वालों को खबर दी, फिर वो थाने से सब लेके गए लड़की को। पर लड़की के परिजन आज इनको धमकी दे रहे हैं कि आपने हमारे साथ गलत किया है, हम देख लेंगे आपको हम देख लेंगे। और इस वजह से आज हम सभी लोग हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं, इनकी मदद के लिए हम आज एसपी ऑफिस आए हैं और हमने एक आवेदन एडिशनल एसपी साहब को सौंपा है कि ताकि हमारी जो कार्यकर्ता है इनके ऊपर कोई दिक्कत ना हो। अभी जब कल लेके गए हैं, थाने लेके गए, थाने ले जाने के बाद उनकी जो फैमिली वाले वो हम लोग के पे ब्लेम कर रहे हैं कि मतलब हम लोगों ने उसको भड़काया है। क्या धमकी वगैरह दी? हाँ, उसको ये धमकाया कि मतलब वो घर पे नहीं रहना चाहती, बट वो अपनी मर्जी से नहीं रहना चाहती। शिकायत है कि इन्होंने कुछ दिन पहले एक बालिका की मदद की थी और उसको फिर कल सुरक्षित थाने पहुंचाया था। तो उसके बाद वो बालिका का गोहलपुर थाने में गुमशान कायम था, वहाँ वो मिली। तो
उनका ये कहना है कि उस बालिका के घर वाले इनको कुछ परेशान कर रहे हैं धमकी दे रहे हैं, तो उस संबंध में हमने थाने में निर्देशित किया है, अनावेदक को बुलाया और उचित वैधानिक कार्रवाई करें। वहीं एडिशनल एसपी ने इस मामले में जांच के बाद उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। श्रीनाथ की तलैया में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थल और उद्यान के हालात बद से बदतर हो गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आसपास और उद्यान में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, लेकिन श्रीनाथ की तलैया में स्थित उनकी प्रतिमा स्थली और उद्यान की हालत बद से बदतर हो गई है। नेताजी की प्रतिमा के आसपास और उद्यान में हर तरफ गंदगी का आलम है। देखरेख के अभाव में पार्क और प्रतिमा स्थली के आसपास नशेड़ियों की गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। उद्यान विभाग द्वारा नेताजी की जयंती के पूर्व पार्क को रंग रोगन और साफ करने का कार्य शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ नशेलचियों की आवाजाही से काम करने वाले कर्मचारी भी दहशत में हैं। गंजेड़ी आते हैं सर जी यहाँ पर। हम 2 दिन से काम कर रहे हैं, बहुत गंदगी मचा के रखे हैं इधर। दारू वाले आते हैं, इंजेक्शन वाले आते हैं, तो यहाँ पर बहुत कचरा है। और ये फूल वाले जो हैं ये भी बहुत गंदगी करते हैं। हम लोग का काम है सर जी, तो कर रहे हैं। 23 तारीख तक तो चलेगा, और जो गंदगी है वो तो हम तो करते आ रहे हैं, वो तो करेंगे। 23 तारीख को भी काम धंधा सब करेंगे, माला आला पहनाने का सब काम हमारा। लेकिन गंदगी जो करते हैं इन लोग को सुधारा जाए, इसकी सुधार हुई जाए। पार्क के आसपास व्यवसायिक क्षेत्र और फूल मंडी भी है। ऐसे में लोग पार्क में ही कचरा फेंकते हैं, जिससे पार्क में हर तरफ गंदगी नजर आती है। कर्मचारियों का कहना है कि वे समय समय पर सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन लोगों द्वारा फिर कचरा और गंदगी कर दी जाती है। नई शराब नीति के कारण महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में इजाफा होगा, ये आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस सदस्यों ने मांग की है कि इस नीति को जनहित में वापस लिया जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। जिला कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की सदस्यों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि नई शराब नीति को वापस लिया जाए, क्योंकि शराब सस्ती होने के कारण इसका चलन बढ़ेगा और महिला उत्पीड़न के मामले ज्यादा होंगे। एयरपोर्ट पर शराब परोसे जाने से एवं अमीर लोगों को घर पर बार बनाने की अनुमति भी घातक सिद्ध होगी। महिलाओं को जो प्रताड़ना हो रही है और उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण शराब है। अगर इस शराब की नीति वापस नहीं होगी तो इसके बाद हम घोर आंदोलन करेंगे और शराब की दुकानों पे भी तोड़फोड़ करेंगे। आप लोग क्या चाहती हैं? क्या इस शराब की नीति को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे शराब के कारण। महिला कांग्रेस सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि नई शराब नीति वापस नहीं ली जाती है तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। खमरिया घाना में स्थित अनमोल रेसिडेंसी परिसर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी के भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। मंदिर में श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा की विधि विधान से स्थापना की गई। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और भंडारे का आयोजन भी हुआ। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। खमरिया घाना में स्थित अनमोल रेसिडेंसी परिसर में भगवान श्री राधा कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में मंदिर प्रांगण में भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा की विधि विधान से स्थापना की गई। मंत्रोच्चारण के बीच भगवान की प्रतिमाओं की स्थापना के बाद पूजन अर्चन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन मंदिर प्रांगण में हुआ। इस अवसर पर अनमोल रेसिडेंसी के डायरेक्टर मनोज यादव सहित सभी श्रद्धालुओं ने भगवान का पूजन अर्चन किया और श्री राधा कृष्ण से कोरोना के खात्मे और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। अनमोल रेसिडेंसी में बहुत समय से एक भव्य मंदिर के निर्माण की योजना हम लोगों ने बनाई थी, जिसको हम पूर्ण कर रहे हैं। ये हम मंदिर जो है राधा कृष्ण का मंदिर, ये पूरे कॉलोनी वासियों को एवं समस्त जबलपुर शहर के और ग्रामीण क्षेत्र सबके लिए एक अर्पित कर रहे हैं। सारे लोग आएँ और भगवान श्री कृष्ण और राधा के दर्शन करें, और हमारे कॉलोनी वासियों की जो बहुत समय से जो मांग थी आज उसको पूर्ण हो रही है। हमने बहुत शुभ मुहूर्त को देखते हुए 21 जनवरी 2022 को आज हमने भगवान श्री कृष्ण और माता राधा की स्थापना करी है, और इसके बाद
पूजन अर्चन करने के बाद भंडारा पूजन सारी चीज़ें होंगी और कम से कम 10 गांव के लोग इसमें उपस्थित होंगे। सबसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको खुशहाली दे और तरक्की दे, उन्नति दे और कोरोना काल से हमारे देश को मुक्ति दे। जय राधे, श्री कृष्ण हरे मुरारी। तिघरा घाना खमरिया में अनमोल रेसिडेंसी में राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित की गई है। भगवान ये कोरोना काल से पूरे देश को बचाएं और समस्त के कष्ट पीड़ा दूर करें। सभी भक्त लोग, सभी कॉलोनी वासी आएँ और शहर के समस्त क्षेत्रवासी आकर के भगवान के दर्शन करें, भगवान की पूजन करें, ताकि भगवान उनकी सही मनोकामनाओं को पूर्ण करें। क्योंकि भगवान ने राधा कृष्ण के रूप में 16 कलाओं से विभूषित होकर के इस मृत्यु लोक में आकर के धर्म की रक्षा किए थे। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान का प्रसाद वितरित किया गया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।